इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ। इस वक्त की बड़ी खबर है वो सारी की सारी इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर है। कई सारी आशंकाएं हैं और कई सारे सवाल हैं हमारे दर्शकों के। इंडिया के रिटेलिएशन के बाद क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी और सीनियर एडिटर वन इंडिया पंकज मिश्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, and this is the continued coverage on One India. You have seen how India attacked Pakistan early in the morning, and now as the day progresses, reactions and ground reports are coming in thick and fast. One India has been bringing you all the reports from the frontiers and the front lines. Without much ado, let me also welcome Lieutenant General Dr. Konsam Himalaya Singh. He's a defense expert who will be joining us momentarily. Thank you so much, Lieutenant General, for taking time out for One India. Siddharth, a very important day here today. The visuals that will be playing on the screen just now would show the intensity of the attack that India launched on Pakistani terror sites. 9 sites were attacked, and at 2 different places, one inside Pakistan, in fact 4 of them inside Pakistan and 5 of them at the POJK. Siddharth, how do you see them? And secondly, the developments that are happening, Prime Minister Modi meeting the President, apprising her of the latest. Also, political parties also in a huddle. Tomorrow there is an all-party meeting as well. Any moment, the Indian Armed Forces mentioned that they are ready for Pakistani retaliation. How do all these things add up, Siddharth? पाकिस्तानी कार्रवाई के लिए भारतीय फोर्सेस पहले से ही तैयार हैं और अब इस रिटेलिएशन के बाद वो और ज़्यादा सतर्क हो गई हैं। किसी भी तरह का कोई भी हमला यदि उस तरफ से होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भारत में भी पल पल कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिनको लेकर एक के बाद एक खबर सामने आते जा रही है। जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं। उन्होंने बताया है हमले के बारे में, हमले के कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लगातार दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो पहलगाम हमले के बदले के तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत पते की बात यह है कि यहाँ पर भारत ने तमाम अपने मित्र देशों को पल पल की जानकारी दी है। उन्हें अटैक के रैशनल के बारे में, अटैक की इंटेंसिटी के बारे में, क्या मोटिव था उसके बारे में बताया है। किस तरह से ये सिविलियन टारगेट या डिफेंस इंस्टॉलेशंस के लिए नहीं बल्कि सिर्फ टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए अटैक किया गया है। और आज 10:30 बजे दिन में जब देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो एट द नेशनल मीडिया सेंटर वेयर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड 2 young officers from Air Force and Army addressed the media, clarifying the fact that this particular attack was the call of the hour, and they were carried out to bring justice to the victims of the deadly पहलगाम अटैक। वेरी क्विकली सिद्धार्थ, सबसे पहले हम लोग रुख करेंगे उरी का, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और जहांगीर मलिक हमें वहां से एक रिपोर्ट भेज रहे हैं उरी के उन फॉरवर्ड बेसिस से जहां पर शेलिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओवर टू यू जहांगीर। जिस तरह कल शाम को उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और जितने भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे जो है हैवी आर्टिलरी शेलिंग जो है पाकिस्तान की ओर से की गई, जिसके बाद जो है भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसमें उड़ी सेक्टर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त उड़ी सेक्टर के गिंगल इलाके में मौजूद हूं और मैं आपको साफ तौर से यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मकान है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जिस तरह मकान के जो खिड़कियों के शीशे हैं वो यहाँ पे टूटे हुए हैं और खिड़कियां भी टूटी हुई हैं और उसके साथ साथ जो दीवार है, दीवार के ऊपर जो शेल हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और साफ तौर से यही दर्शाता है कि पाकिस्तान की ओर से किस तरह आर्टिलरी जो हेवी शेलिंग यहाँ पे की गई है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी खौफ और दहशत में हैं। और साफ तौर से यही दर्शाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो यहाँ पे लगातार दिख रहा है, उसी के चलते जो है कल शाम को जो है हेवी आर्टिलरी शेलिंग की, जो कि अगर मैं भारत की बात करूं तो उन्होंने पहले जो है
पाकिस्तान के जो पीओके वाला इलाका है वहां पे एयर स्ट्राइक की। उसके बाद ही जो है इन दोनों के बीच में जो सीज फायर का उल्लंघन है वो शुरू हुआ। यहाँ पर एक गाड़ी है, साफ तौर से मैं आपको गाड़ी में दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह गाड़ी में जो शेल लगा है और गाड़ी का जो शीशा है वो भी टूटा हुआ है। और साफ तौर से यही दर्शाता है कि कितनी भयानक तरीके की जो शेलिंग जो है इस इलाके में हुई है। और यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे जो ये मकान की जो फेंसिंग थी वो भी पूरी तरह से जो है टूट गई है। Well, there you saw how the shelling has impacted the local areas along the LOC. It was Jahangir Malik reporting from Uri सेक्टर फॉर वन इंडिया। सिद्धार्थ, जो सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आई है, जिस तरह से LOC पर जो फायरिंग हो रही है, इंसेसेंट फायरिंग, पिछले 15 दिन हो गए हैं पहलगाम अटैक के, 11-12 दिनों से शेलिंग चल रही थी और आज जो इंटेंसिटी, इनफैक्ट कल रात से जो इंटेंसिटी थी वो पहले से कहीं ज़्यादा है। जी पंकज, आपको बता दूं कि इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आई है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर वहां के लोकल रहवासियों को निशाने पर ले रहा है ताकि कहीं ना कहीं भारत को और उकसा सके अगली कार्रवाई के लिए, जो कि भारत नहीं चाहता है। भारत ने पहले कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से, हमारी लड़ाई किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन से नहीं है। इसके साथ ही आपको पाकिस्तान की तरफ से कुछ अपडेट देना चाहूँगा जो वहाँ पर चल रहा है। पाकिस्तान जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है पूरे ग्लोबल मीडिया में, उसमें वह बता रहा है कि भारत ने कैसे रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सामने आ चुकी है कि जो आतंकवादी है मसूद अजहर, उसके तकरीबन 10 परिवार के लोग इस कार्रवाई में मारे गए हैं। इसके अलावा जो भारत की तरफ से अपडेट हैं उसको भी हम जान लेते हैं जल्दी से। भारत में नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने वाली तकरीबन 430 फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसके अलावा सिर्फ 35 फ़्लाइट अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से रद्द की गई हैं। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वहाँ की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये सारे अभी तक के अपडेट हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं एक के बाद एक। Bilkul, and back home also, as my colleague Siddharth mentions, the flights to northern part of the country, almost 10 airports, they have been locked and the flights have been stopped. And in Srinagar, the Army and Air Force have taken control of the Srinagar airport. Meanwhile, Home Minister Amit Shah has held an urgent video conference with Chief Ministers, DGPs and Chief Secretaries of states bordering Pakistan and Nepal. They are namely Punjab, Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim and West Bengal. And the all-party meeting is something that all eyes are on as of now. As to how and what the briefing is from the government of India. The visuals on your screen, Operation Sindoor, this is where the government of India briefed the journalist Vikram Misri there on your screens, Foreign Secretary, and he briefed the rationale, the need and the very the very urgent need for the Indian forces to have gone ahead and carried out these strikes. Lieutenant General Dr. Konsam Himalay Singh is there. Dr. Singh, thank you so much for taking time out for One India. Apologies for the little delay there. My first question to you would be, sir, India has now mentioned, and if I'm not wrong, it's Ajit Doval, who has commented that India did the attacks and now it doesn't want any further escalation. If escalated, India would retaliate. Do you see that coming? Thank you for having me on the show. My impression or my experience tells me that Pakistan Army will and Air Force will certainly retaliate. How much, with what weight, where and when, one can only, speculate. They will retaliate, but in that retaliation, what do they choose? What do they choose? Do they choose a military target? Do they choose an infrastructure target? Do they choose what? That will depend. That will actually pave the way for our assessment as to what is their intention. My
my calculation as a retired army man is that they do not have the capacity to actually escalate to a level, which can be matched, which can match the our Indian armed forces. And nor does India want any kind of escalation beyond this, because our target was specific, these terrorist camps. Now, the dilemma in the minds of the military people in Pakistan is well known. If they escalate, they will have to face the consequences. If they don't, they will have to face the consequences of their own people. So therefore, they are in a very tight situation, and I am very sure that the escalation in the next few days or any time now will be very, very measured, and they will not take a huge risk of going to war with India. Right, right. Sir, I have a question for you. Where is that Turkish warship which came to Karachi port in the as a symbol of support to Pakistan? I'm not aware of the details, but what I can make out from the Yes, sir. news and whatever we could, this thing is that Turkey has been their ally. They're one of the very, very reliable ally of Pakistan. And what role will that ship which came from Turkey would play in this is yet to be ascertained. But this much is sure that Pakistan Navy will be highly, highly reluctant to engage with the Indian Navy should the situation so demand in the Arabian Sea. Our Navy has the capacity and also the will to make sure that Karachi and whatever small ports they have nearby, they can be choked. With or without opposition from Pakistan Navy, with even if Pakistan Navy decides. So in that case, my this thing is that Turkish that warship might have been more to do with intelligence gathering and other support service. I don't think it was a destroyer or a very big warship. Right. Lieutenant Colonel Singh, talking about the options in front of Pakistan. Now that India has amply made it clear that the objective of these attacks was to eliminate the terror network or to make a hard impact, a hard dent on this terror network, what message would you carry for Pakistan, or would you suggest to Pakistan in such a scenario where the next step from Pakistan could actually lead to further escalation? See, Pakistan, to my experience of dealing with the Pakistan Army in the LOC for nearly 12 years while I was in Jammu and Kashmir, they are highly, their leaders, I won't say the soldiers, but their leaders are highly irrational. Because they and the present lot of these generals are born during that Jia's time, that radicalized kind of environment they have undergone, brainwashing and radicalized kind of a training they have had, and these are the guys who are now army chief and corps commanders. So therefore, any kind of a sense, I don't think they will go by what they believe of Jammu Kashmir being the jugular vein and Hindu Muslim, we are 100 times powerful than the Hindus and things like that. Which are totally nonsense as far as I'm concerned. So I would suggest, if I was if there was a rational mind in their decision-making body, I would say that yes, as a sovereign country, they have they will definitely plan to respond, but that response should be such measured that it doesn't cross the red lines that we as a country lay down. Because the red lines will be if they hit a military target,
Red lines will be if they hit a city. Red lines will be, hitting an infrastructure, huge infrastructure in India. Then they would be doing a huge mistake. And I would advise them, in fact, advise them that the radical elements should not drive their policy. Realism they must realize their position in the world opinion today. They must realize that there is an enemy within the Pakistan army and within their society as such. So keeping all that in mind, I would suggest to them that it should be a face-saving, kind of a response, if at all. Otherwise, they are in for a big trouble. Right, indeed. राइट सर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अभी अभी एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि वो इस एस्केलेशन को रोकने के लिए तैयार है अगर भारत रोकना चाहे तो। क्या ये एक तरह का सरेंडर है या फिर वो अपनी स्थिति, अपनी हैसियत को समझ गए हैं? मेरा तो ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर। ओके, मेरा तो ये सोचना है कि जो पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया और दिस मिलिट्री रिस्पॉन्स इज कंसर्न, मेरे विचार में वो आर्मी चीफ ही करेगा। एंड जो उनके जो विदेश मंत्री वगैरह ने जो क्या बयान दिया है, मैं उतना ज़्यादा वेट नहीं दूंगा, क्योंकि इनके उधर तो आर्मी चीफ ही सब कुछ है जी। एंड बट सरेंडर, माय एक्सपीरियंस इन this is that Pakistan army as such, I'm talking about those at the ground level of COs and jawans वगैरह, ये लोग भी प्रोफेशनल होते हैं जी। only thing is इनका ये बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है कि रेडिकलाइजेशन हैज टेकन ओवर देयर प्रोफेशनलिज्म। उसमें उनका बहुत ज़्यादा एक डिसएडवांटेज हो गया है। तो मेरे विचार में तो ये सरेंडर करने का इनके दिमाग में कोई ऐसे वो नहीं है। एंड जब तक जिहादी कल्चर को ट्रेनिंग में पाकिस्तान आर्मी में एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ये लोग लेंगे, ये सरेंडर इतना आसानी से नहीं करेंगे, लेकिन फेस सेविंग से करेंगे। राइट सर, एक और सवाल है मेरा कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, मसूद अजहर, उनकी फैमिली के कई सारे लोग मारे गए हैं इस रिटेलिएशन में। तो क्या ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक तो कि इतनी बड़ी तादाद में किसी टेररिस्ट के परिवार वाले डायरेक्टली मरे हैं, तो क्या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी रिटेलिएट करने का प्लान कर सकता है या कर सकता है? तो क्या क्या इसकी संभावनाएं हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इनफैक्ट ये जो मिलिटेंट नहीं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये इनका स्लीपर सेल होते हैं इंडिया के, अपने देश के कई जगहों पर स्लीपर सेल होते हैं जो उनको मदद करते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं और बाकी मदद सो देयर इज, इसमें जो है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर कोशिश तो ज़रूर करेगा। अभी सवाल यह है कि हमारा फोर्सेस, इसीलिए तो होम मिनिस्टर ने ये चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी लोगों को बुलाया है, जो इंटरनली इनका जो काबिलियत जो है उनको अभी चेकमेट करना है। तो वो रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि इनके जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिवेट करेंगे अभी। इसलिए हर नागरिक, हर जो भारत के नागरिक है, उनको चौकन्ना रहना होगा देखने के लिए कि ऐसा कोई डिज़ाइन सक्सेस ना हो। राइट सर। जी, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, अगर आप हमारे साथ बने रहे, मैं एक छोटी सी रिपोर्ट जो उरी से हमारी संवाददाता जहांगीर ने भेजी है उसे हम चलाते हैं। उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा मिस इन्फॉर्मेशन पर, पाकिस्तान की जो मिस इन्फॉर्मेशन मशीनरी है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम जहांगीर मलिक फ्रॉम उरी। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की और वहां जो आतंकियों के ठिकाने थे उनको जो है पूरी तरह से खत्म किया, उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट आई और उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के जितने सीज फायर का उल्लंघन किया और भारी जो आर्टिलरी है
उससे उन्होंने शेलिंग की, जिसमें कई सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं इस समय उड़ी सेक्टर में हूँ। उड़ी सेक्टर के बिल्कुल एक्चुअल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये सरहदी इलाका है, और बिल्कुल मैं उड़ी सेक्टर के मार्केट में हूँ, मेन मार्केट में। और यहाँ पे जो दुकानें हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से बंद है। जो पूरे कारोबारी काम है वो यहाँ पे पूरी तरह से बंद है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और जो यहाँ के लोग हैं उनमें काफ़ी दहशत और खौफ का माहौल जो है बना हुआ है। और बिल्कुल जो उड़ी के जो मार्केट है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँ, दुकानें जो है यहाँ पूरी तरह से बंद हैं, और लोग जो हैं परेशान हैं, और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत पाकिस्तान को बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान की ओर से जो है रात को जो है हैवी आर्टिलरी की जो है शेलिंग की, उसके बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी को चलते जो है यहाँ पे जितने भी कारोबारी इदारे हैं वो पूरी तरह से बंद हैं, और लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और लोग चाहते हैं कि बातचीत करके इस मसले को हल किया जाए। राइट, सो देयर यू हेard इट। लोग चाहते हैं कि बातचीत करके इस मामले को हल किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, यू नो, आई रिमेंबर GM मुक्तिबोध's poems, sonnets, translations line which said कि मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं तुम्हारे हमारे इस झमेले में। ये झमेला तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन लोग जिस तरह से पिसते हैं, हमने देखा किस तरह से LOC के पास एक गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ है, वहाँ भी 3 लोगों की जान गई है, कुल मिलाकर 10 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी साइड में भी शेलिंग हो रही है। वेयर डज इट एंड, इज इट समथिंग विथ नो एंड एट ऑल? आपका कहना भी बहुत सच है कि where does it, it's a big question, where does it end? मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है, ये कहता है कि जब तक जिहादी कल्चर जो है दिमाग में है, और जब तक ये बिलीफ में ये करेंगे कि इंडिया को 1000 कट से डिफीट करना है, कश्मीर जो है ये जगुलर वेन है, हमने कश्मीर को लेना है, जब तक ये जो 2-3 चीज़ें दिमाग में रहेंगे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, उनके दिमाग में रहेंगे, खास करके चीफ और ये जो इनके लीडर जो है, तब तक मैं ये नहीं देखता हूँ कि पूरा शांति हो जाए और पूरा इंडिया पाकिस्तान जो है एकजुट हो जाए। बिकॉज ये बहुत हो गया है जब से, मतलब पार्टीशन के टाइम से। लेकिन ये कैसे होगा, ये मेरे विचार में ना लड़ाई, फुल स्केल वॉर से भी ये सॉल्व नहीं हो सकता। मेरे विचार में मे बी as time goes, the economic, जैसे आज भी we are many times over the GDP of Pakistan. Economically, they are in a very, very bad kind of a condition. So these themselves will implode, within Pakistan and change the society. That is the only hope that I can actually look at it, because there are many powers. Not only in Pakistan, कई देश है, कई पावर्स है वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान को नीचा करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग को चौकन्ना रहना होगा। हर एक, नॉट ओनली फौज, every instrument of the state, diplomacy, the economic front, the foreign affairs, and our own internal security, our own divisiveness, all this has to be taken into account in order to solve this problem in a long term perspective. राइट सर। सर, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के कई सारे स्लीपर सेल हैं जो भारत में एक्टिव हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास एक ये भी ऑप्शन के तौर पर वो इस चीज़ को देखता है कि हम सीधा हमला ना करके एक बार फिर से स्लीपर सेल को एक्टिव करके फिर से कुछ पहलगाम जैसा अटैक करवाएं इंडिया के अंदर, लेकिन किसी दूसरे शहरों में? यस, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग चौकन्ना रहेंगे तो ये कामयाब नहीं होंगे। ये पॉसिबल है क्योंकि स्लीपर सेल जो है हर जगह फैले हुए हैं।
चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट से बोल रहा हूँ, मणिपुर से बोल रहा हूँ, असम में हो या बंगाल में हो या हर जगह का, मध्य प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, है ये स्लीपर सेल्स। सो इनका काबिलियत काफी रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन काबिलियत हो सकता है। हम ये कोई भी ये नहीं बता सकता कभी होएगा नहीं। सर इस एक्शन के बाद पाकिस्तान खुद को एक विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चैनल्स का रास्ता जो है वो फायदेमंद हो सकता है, फायदा मिल सकता है इससे पाकिस्तान को कुछ? Yes, yes. I think that is the only way. They have to पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन होना होगा कि ये जो टेररिस्ट को इस्तेमाल करना भारत के खिलाफ, वो कश्मीर के नाम पे, जिहाद के नाम पे, ये नहीं चलेगा। आई मीन ये आजकल का वर्ल्ड इज द डिफरेंट। इनफैक्ट वो पाकिस्तानी लोग वैसे कई पाकिस्तानी मानते नहीं हैं इसको। ये the entire thing has been managed so that जो पाकिस्तान आर्मी remains relevant, वो relevant रहना चाहता है, इसलिए वो हर बार वो हिंदू मुस्लिम कश्मीर के बारे में वो आर्मी चीफ जो बता रहा था। लेकिन अभी पाकिस्तानी लोग भी समझ गए हैं ये, तो इसलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपोज ऑल दिस as a, because not only war, it is about perception, winning in the perception war. Perception war में जो है वो भी तो मैनेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी जी। लेफ्टिनेंट जनरल, very quickly, let me remind our viewers that we will be bringing them a report from the Amritsar International Airport, which is now closed, but our reporter has sent a ground report from there. Lieutenant General Singh, one final question before we let you go. Talking about diplomacy, and as you rightly mentioned, that perception is something that needs to be built and needs to be backed also tacitly. Pakistan is saying that it has right to respond. US and Israel are backing India's right to self-defense. Turkey and China are backing Pakistan, and United Nations has flagged, as always, the dangers of war. Coming to this scenario, how easy or difficult it is for India to navigate through all these challenges, keep the international community also informed, and also defend itself from the aggression from the neighbor? That is what our honorable foreign minister is supposed to do. External affairs minister, to manage the environment, to manage the world opinion, to manage the the perception war along with other instruments of the state. So it is their job to manage that, and I'm sure they are doing it, and they are doing it successfully. And because now after in fact, after Kargil war, actually the entire Pakistani establishment was exposed, and thereafter every terrorist strike in India, parliament attack and all that, they have been exposed. But there is a belief among some of their friends, like China, not because they believe in Pakistani beliefs, but because they have a common interest of keep seeing India not grow. They have a common interest. That is why China is supporting them. Similarly, Turkey and other small countries also wanted to be part of that. So I don't see, but yes, there are many. A few days back, in fact, OIC, Organization of Islamic Countries, also did hint at supporting Pakistan. So all this have to be managed by our external affairs minister, and he's doing reasonably well as far as this management is concerned in this particular case. So let's hope that it continues, and all of you, the media, our internal, everyone has to be united. Then only we can make the perception of the people, inclined towards us positively. Right. Lieutenant General Dr. Konsam Himalaya Singh, thank you so much for speaking to One India. Really appreciate
your time and inputs here, sir. And this is indeed not the first of our conversations. We would keep coming back to you. Thank you so much. Thank you. And Thank you. we really appreciate Thank you. your presence on Thank One you. India. Thank you. लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कौनसान हिमालय सिंह देर। सिद्धार्थ, बहुत ही पते की बात हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बताई कि जिस तरह से परसेप्शन की एक लड़ाई होती है वो हमने देखा, ये दोनों तरफ से ये लड़ाई जारी है, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस की बात हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स की बात हो, या फिर दोनों ही देश के पीएमओ की बात हो। कोई भी इस बात को कंसीड करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इंडिया जो कि विक्टिम रहा है इस डास्टार्डली टेरर एक्ट्स का शुरुआत से ही, अब बात यही आ जाती है कि when does India put its foot down, and to look at these attacks from the prism of what Israel did, from the prism of what Russia did, to a relatively smaller entities. I wouldn't call them country, I wouldn't call them even a body, entities which at times are referred to as state actors or non-state actors. So right for India, I think what has been done was needed, much needed, and the messaging too. We have sound bites also coming in from Pakistan where people are saying that why are we suffering, and this question, ये जो सवाल है, ये वहाँ की आवाम को वहाँ की सरकार से पूछना चाहिए, वहाँ की सेना से पूछना चाहिए। यहाँ जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है एलओसी पर जी समस्या ये है पंकज कि वहाँ की आवाम वहाँ की सरकार से आज से नहीं सालों से ये सवाल पूछ रही है कि हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, लेकिन सरकार आर्मी से चलती है और आर्मी ही पूरा देश चलाती है। ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है, ये अब पूरी दुनिया के सामने है कि सभी देशों के पास एक आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में उल्टा, पाकिस्तान में एक आर्मी है जिसके पास पूरा देश है, और वो उसको न सिर्फ कंट्रोल करती है, उसको डोमिनेट करती है, लोगों को परेशान करती है। पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा है। जो आर्मी रूल्ड एरियाज़ अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वेल डेवलप्ड है, जबकि जो लोकल जनता है, वहाँ की आवाम है, वो इतने बुरे हाल में जी रही है कि उनके पास खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, साफ बिजली नहीं है। ये सारे चैलेंजेस से वो पहले ही जूझ रहे हैं। ऐसे में अभी परसों का अगर मैं आपको वाकया याद दिलाऊं, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में एक समागम चल रहा था मुस्लिम समुदाय का, जिसमें एक मौलाना थे, उन्होंने मौलाना गाजी, उन्होंने पूछा भी लोगों से कि अगर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग होती है तो कौन कौन पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पर वो वीडियो अब वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किसी एक सिंगल बंदे ने हाथ तक नहीं उठाया कि वो पाकिस्तानी आर्मी का साथ देगा। दूसरा, अगर आप ग्लोबल लेवल पर इसको लेकर जाएं तो लादेन वहाँ पर पकड़ा गया, 9/11 में उनका सीधा सीधा हाथ था, 26/11 में भी उनका सीधा सीधा हाथ था। ये दोनों बातें उनको पता है। कई दफ़े भारत ने उनको डिप्लोमेटिक और नॉन डिप्लोमेटिक दोनों तरीक़ों से ये बात बोली कि ये तो आप इस पर कॉमा लगाइए, नहीं तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। बिल्कुल। और ये वो ज़रूरत थी जो हमने किया, लेकिन क्या ये यहाँ पर एंड होता है? नहीं, ये एक अनएंडिंग गेम बन चुका है जब तक पाकिस्तान को और कई टुकड़ों में तोड़ा नहीं जाता। बिल्कुल। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड दैट वी हैव किल्ड ओनली दोज, एंड आई कोट हिम हियर, वी हैव किल्ड ओनली दोज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग आवर इनोसेंस। दिस इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया on the Operation Sindoor that was carried out this morning, and as perception was being talked about a short while ago, Siddharth, this is reality what India is sharing on the screens once again. The meeting of the senior party members, the meeting of opposition leaders also, then we had the defense forces, all of them speaking in one language, one tone, and that is this particular attack was necessitated in order to give justice to the innocent victims of the dastardly 22nd April attack in Pahalgam. So this is the messaging that India is bringing to the world. As we mentioned, as we promised earlier, our ground report from Amritsar International Airport, which is completely closed as of now until further notice. Our reporter Gurpreet Singh brings us this report. Followed by that, we will bring to you what Rahul Gandhi had to say a short while ago. Both reports play back to back for you. श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 के करीब भारतीयों की जान जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले दिन ही जो पाकिस्तान में बसे हुए टेररिस्ट थे उनको चेतावनी दी गई थी कि उनके ऊपर बहुत तगड़ी जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की जाएगी, जिसका नतीजा देर रात 1:05 से लेकर 1:30 तक पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के द्वारा देखा जा चुका है। जिसके बाद अमृतसर में
जो है वाघा बॉर्डर है उसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है, और दूसरी तरफ जो अमृतसर का एयरपोर्ट है उसको भी पूरी तरह से बंद जो है वो कर दिया गया है। ना तो यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहाँ पर पहुँच पाएगी और ना ही कोई यहाँ से फ्लाई कर पाएगा। हम लोग अमृतसर के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आपको दिखा देते हैं तस्वीरें की, तो आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जहाँ पर जो वो लाखों की गिनती में जो लोग हैं यहाँ से जो अपने देशों के लिए फ्लाई करते हैं, जो लोग अपने सुपने के लिए यहाँ से फ्लाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है उनकी उड़ान के ऊपर जो है पाबंदी लग चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बताई जाए कि करीब जो 27 तारीख को जो श्रीनगर के पहलगाम में आतंकवादी टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 27 के करीब जो लोग थे उनकी जान गई थी, जिसके बाद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा साफ बोल दिया गया था कि किसी भी तरह की ऐसी घटना को जो भी अंजाम देगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि जब आज आर्मी के और ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट के जो जितने भी जवान हैं उनको देखते हुए जो है सभी ने बताया गया है कि इस चीज़ को लेकर, और यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक जो बनी हुई थी, उनके घर बने हुए थे, उनके ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। हालांकि अमृतसर में, जो कि लाहौर के पास, जो कि अमृतसर से 80 किलोमीटर के इर्द गिर्द पड़ता है, उस वहाँ पर जो है जो एक स्ट्राइक की गई है, जिसमें जो टेररिस्ट की जगह थी उसके ऊपर जो अटैक किया गया है, और ख़ासतौर पर भारतीय वायुसेना के द्वारा साफ बोला गया है कि जो किसी भी सिविलियन को टारगेट जो है वो नहीं किया गया, किसी भी आर्मी के पर्सन को जो है वो टारगेट नहीं किया गया। लेकिन अमृतसर के एयरपोर्ट के ऊपर जो 10 तारीख तक जो है वो यहाँ पर पूर्ण तौर पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। कोई भी यहाँ से लोग यहाँ से फ्लाई नहीं कर पाएंगे, और ना ही यहाँ पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो यात्रा है उसको पूरी तरह से जो टोटल जो है वो बंद कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह प्रॉपर तरीके के साथ में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ जो लोग एयरपोर्ट के अंदर काम करते हैं उन लोगों को सिर्फ परमिशन दी जा रही है, कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उनको एयरपोर्ट के भीतर जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा जहाँ वहाँ पर जो रह रहे टेररिस्ट हैं उनको सबक सिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये साफ पहले ही कर दिया गया था कि ऐसी बड़ी जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है जैसे पहले की गई थी वैसा ही किया जाएगा, जिसको लेकर जो देर रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक जो है बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है, जिससे बहुत सारे लोगों को और पाकिस्तान में रहने वाले टेररिस्ट की जहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती थी उनको डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो साफ तौर पर इंडिया के जो लोग हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी इसमें खुशी जो है वो भी दिखाई जा रही है, ताकि कि दिखाया जा सके कि इस तरह से 27 के करीब हमारे जो नौजवान थे जो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे उनको चुन चुन कर जो थी गोलियां मारी गई थी, उसका बदला जो है वो देश के प्रधानमंत्री और हमारी जो सेना ने जो है वो लिया है। लेकिन देश के साथ साथ ये भी बता दूं कि बॉर्डर के पास में बहुत सारे तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर भी लोगों के दिमाग में काफ़ी कशमकश जड़ी है बढ़ती जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देर रात आज एक बार फिर से अमृतसर में जो है वो और अमृतसर के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर जो है ब्लैकआउट किया जाएगा, और ब्लैकआउट के दौरान मॉक ड्रिल जो है वो भी की जाएगी, ताकि कि कहीं पर अगर जंग का माहौल बनता है तो कैसे इसको जो है वो उसमें से जो है बचा जा सके, इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन हम लोग अमृतसर के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और 10 तारीख तक सभी फ़्लाइटों को जो है वो बंद कर दिया गया है। अब देखना वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you.